स्टूडेंट वेलकम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने लास्ट वीडियो में संसद के बारे में जाना था कि संसद को किस तरह से भारत में स्थापित किया गया, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, और उस संसद के बारे में ये भी जाना कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पिछले वीडियो का संक्षिप्त करते हैं और उसके बारे में सबसे पहले हमने बताया था कि जो संसद है उसका वर्णन अनुच्छेद 79 में बताया गया है। और उसमें बताया गया है कि संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। इन तीन से मिलकर के संसद का निर्माण होगा और इसके द्वारा संसद बनेगी और उस संसद में विधि निर्माण किया जाएगा। अब हमने इसके बाद जाना था कि जो संसद है उसका शपथ या सदस्यों के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में जान ली थी। शपथ जो लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संसद सदस्य, कोई भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा या राष्ट्रपति स्वयं अपने समक्ष शपथ लेवाएगा। तो इस तरह से शपथ लेकर के और वे अपने सदनों में बैठते हैं और वहाँ की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। अब बात आती है कि कार्रवाई होगी किस तरह से, शुरुआत होगी। शुरुआत संसद सत्र के द्वारा होती है। संसद सत्र अनुच्छेद 85 के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा जब वो उचित समझे तब सत्रों को आहूत करेगा और जब जो समझे सत्रावसान करेगा, और उनके नियत स्थान भी बताया गया कहाँ पर सत्र का आयोजन किया जाना है। लेकिन इसमें कुछ बंदिशें संविधान के द्वारा लगाई गई कि राष्ट्रपति आहूत करने में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रखेगा। एक बैठक से दूसरी बैठक के मध्य में जो अंतर होगा वो 6 महीने से अधिक नहीं होगा। और इन बैठकों को विभिन्न नामों से भारत में जानते हैं, जैसे कि बजट सत्र। वर्ष की शुरुआत बजट सत्र फरवरी मई में लगभग आयोजित होता है और मानसून सत्र जुलाई से सितंबर में होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर व दिसंबर में आयोजित किया जाता है। ये सत्रों के आयोजन के लिए एक कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि कर्णपूर्ति, जिसमें बताया गया है कि सदन संख्या के 1/10 या 10वां भाग उपस्थित होने पर ही उस सदन की कार्रवाई को वैलिड माना जाएगा। जैसे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है तो उसकी सदन कार्यकाल पूर्ति के लिए 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में 245 के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम कार्य कर सकें। जो भी कार्य होगा वो नियत भाषाओं में होता है, जैसे कि अंग्रेजी व हिंदी व अंग्रेजी में ही कार्यवाही संपन्न की जाती है और दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में अभिव्यक्त करने का मौका दे, तब वो अभिव्यक्त कर सकता है भारत की किसी भी भाषा में। मंत्रियों व महान्यायवादी, इनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं जिससे कि वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकें, उचित दिशा प्रदान कर सकें। उसके लिए कुछ अधिकार होते हैं मंत्रियों के पास। और महान्यायवादी, ये जो महान्यायवादी है यह सरकार का विधि सलाहकार होता है और इसको मंत्रियों जैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि वो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ऐसे ही मंत्री भी दोनों राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों में ही बोल सकते हैं और उनकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी मतदान में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि जनता का वो प्रतिनिधि नहीं होता। और मंत्रियों के लिए भी कुछ बंदिशें हैं, जैसे कि वो उसी सदन में मतदान करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। ये तो संसद के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां थी।
अब हम देखते हैं संसद का जो पहला भाग है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। राज्यसभा के गठन के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णन मिलता है और उसमें बताया गया है कि सदन की कुल सदस्य संख्या 250 रखी गई है और साथ ही 200 वर्तमान में 245 सदस्य कार्यकारी रूप से कार्य कर रहे हैं। ये 245 जो सदस्य हैं वो कुछ राज्यों से, संघ शासित क्षेत्रों से और कुछ मनोनीत होते हैं। जैसे कि 229 सदस्य राज्यों के द्वारा चयनित होकर के आते हैं और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति इन्हें समाज सेवा, कला, साहित्य में विशेष उपलब्धि के आधार पर चयन करते हैं और मनोनीत करते हैं। राज्यों से सदस्यों का जो निर्वाचन होता है या जिनको भेजा चुना जाता है, वहां से व्यवस्था हमारे अनुसूची में की गई है कि अनुसूची 4वीं अनुसूची में बताया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश से 31 आते हैं और राजस्थान से 10 सदस्य आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमें असमानता है देखने को मिलती है। ये असमानता क्यों है? ये जबकि क्या होता है संघीय राज्यों में वहाँ पर जो उच्च सदन होता है उसमें समान प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य को प्राप्त होता है। जैसे कि अमेरिका के सीनेट में प्रत्येक राज्य को बराबर सदस्य भेजे जाते हैं राज्य के द्वारा। वहाँ पर 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से प्रत्येक से 2-2 सदस्य भेजे जाते हैं और टोटल सीनेट में 100 सदस्य हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत में जनसंख्या के आधार पर आवंटन किया गया है 4वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 31, राजस्थान में जनसंख्या काफी कम है तो यहाँ पर 10 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। जनता सीधे नहीं चुनती बल्कि जनता के प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। हमारे विधायक जो होते हैं इनका चुनाव करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, दायित्व होता है कि वो चुनाव कराएं। राज्यसभा की जो अवधि होती है ये अवधि के बारे में ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा? क्या ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण ये कभी भी विघटित नहीं होता। जबकि लोकसभा 5 वर्ष बाद विघटित हो जाता है लेकिन ये कभी विघटित नहीं होता। सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कार्य पूर्ण कर लेते हैं और चले जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इसके जो पदाधिकारी हैं उनका वर्णन 64 में लेते हैं। पदाधिकारी में सभापति, अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अनुच्छेद 89 में उप सभापति के बारे में बताया गया है। उप सभापति का चयन उन सदस्यों में से होगा जो कि उस समय उस राज्यसभा के सदस्य हैं और जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक के रूप में काम करेगा तो उप सभापति ही सारे सभापति के कार्यों को संपन्न करेगा। साथियों, आपने आज राज्यसभा और संसद के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें और अपने 12th क्लास के साथियों के लिए इसे भेजें। थैंक यू।